नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पे हिंदी व्याकरण से संबंधित लगभग सभी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। कुछ टॉपिक रह गए हैं। इसी क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, क्योंकि हिंदी व्याकरण में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक बात देखेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। सबसे पहले इनको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। इसको जब हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताए थे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब वाक्य हमें पता करना है किसे कहते हैं, लेकिन उसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें शब्द जानना जरूरी है कि शब्द क्या होते हैं। यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक शब्द हम लेते हैं घर। ठीक है, दो वर्णों को मिलाकर बनाया गया। अब घर से एक सार्थक अर्थ का बोध हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किस किस वर्ण से मिलकर बना है, तो ये बना है घा व्यंजन से, इसमें आ स्वर है। ठीक, उसके बाद ये इसमें रा व्यंजन है और इसमें आ स्वर है। ठीक, इन चार वर्णों से मिलकर एक सार्थक शब्द बन जाता है जिसे घर कहते हैं। लेकिन यदि हम इसी घर के वर्णों को पलट दें, ठीक है, वर्णों को पलट दें और हम लिखें कि रा और घा, तो क्या ये सार्थक शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं कि शब्दों का वह समूह जो सार्थक हो तथा पूर्ण अर्थ देता हो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। यहाँ पे क्या था कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता था, लेकिन शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, लेकिन वो भी कैसा हो? सार्थक हो और पूर्ण अर्थ देने वाला हो। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि वर्णों को ऐसे क्रम में बैठाया जाए कि जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो, वही शब्द कहलाता है। उसी प्रकार से वाक्य वही कहलाएगा, शब्दों का समूह जिसको इस प्रकार से बैठाया जाए कि कोई ना कोई अर्थ निकले या किसी न किसी भाव का बोध हो। ठीक है, अर्थात हम अगर परिभाषा वाक्य की कहें तो शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गई, शब्द कैसे बनते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं वाक्य के कि राम खेल रहा है। ठीक, राम खेल रहा है, इसमें देखा जाए तो चार शब्द हैं, एक राम है, खेल रहा है। चार शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह बना दिया गया है जिससे एक भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, भाव क्या प्रकट हो रहा है कि राम खेल रहा है, एक अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, इस वाक्य का, तो ये एक प्रकार का वाक्य है। ठीक, आगे अगला देखते हैं कि रेखा खाना खाती है। ठीक है, चार शब्द इसमें भी है, रेखा खाना खाती है। इन चारों शब्दों को ऐसे व्यवस्थित क्रम में हिंदी व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित कर दिया गया है कि इसको पूरा पढ़ने से हमें एक अर्थ का बोध हो रहा है। ठीक है, कि ये क्या काम हो रहा है उसका बोध हमें हो जा रहा है इसको पढ़ने से, इसलिए ये वाक्य है। लेकिन यदि इन्हीं चारों शब्दों को अव्यवस्थित कर दिया जाए, एक निश्चित क्रम में ना रखा जाए, तो किसी भी अर्थ का बोध नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाक्य नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वाक्य बनाने के लिए शब्दों का व्यवस्थित होना जरूरी है। ठीक है, जिससे कोई भाव या फिर कोई अर्थ, पूर्ण अर्थ निकले, वही वाक्य होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। अब हम लोगों ने समझ लिया कि वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, वाक्य जैसे यहाँ पे हमने बताया कि राम खेल रहा है, चार शब्दों का समूह है, व्यवस्थित समूह है, जिससे एक बोध हो रहा है, तो ये वाक्य हो गया। अब इन वाक्यों के अंग कौन कौन से हैं, तो वाक्य की रचना के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहले भाग को कहते हैं उद्देश्य और दूसरे भाग को कहते हैं विधेय। ठीक है, अगर यही बात करें इंग्लिश ग्रामर में तो उद्देश्य को सब्जेक्ट कहा जाता है और विधेय को प्रेडिकेट कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेम वही हिंदी व्याकरण में है। ठीक, तो किसी भी वाक्य को अगर डिवाइड किया जाए उसकी रचना के आधार पर, तो कम से कम उसमें दो पार्ट तो बनेंगे ही। पहले पार्ट को उद्देश्य कहेंगे और दूसरे पार्ट को विधेय कहेंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य के बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उद्देश्य वाक्य का वह अंग है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, क्या है उद्देश्य? किसे कहते हैं? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है। कुछ कहने का मतलब है कि वाक्य में जो कुछ भी कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, वो क्या होगा? उस वाक्य का उद्देश्य होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि राम खेलता है, एक वाक्य है, तो इसमें इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में। तो जिसके बारे में बात की जाएगी वह वाक्य का उद्देश्य कहलाएगा। ठीक, अगले उदाहरण में देखते हैं कि ऋतु खाना खाती है, यानी कि यहाँ इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? ऋतु के बारे में। तो यहाँ पे ऋतु क्या हो जाएगी? उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ सैनिक देश की रक्षा करते हैं,
एक वाक्य है, यहाँ पे पूरे वाक्य में किसके बारे में बात की जाएगी या किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो सैनिक के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सैनिक क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से वाक्य का वह अंग जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है वो क्या हो जाता है, वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे ही मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सैनिक देश की रक्षा करते हैं, इसमें जो है उद्देश्य, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा सैनिक देश रक्षा करते हैं, इस टाइप में। तो आपको समझना है कि वाक्य में जो कुछ भी कहा जा रहा है जिसके बारे में, वही जो है उसका उद्देश्य कहलाता है। ठीक, तो ये तो हो गया उद्देश्य। अगला पार्ट देखते हैं, विधेय क्या होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि विधेय में कि वाक्य के उद्देश्य के बारे में, यानी कि वाक्य अब तक क्या कह रहा था कि जिसके बारे में कहा जा रहा है वह तो उद्देश्य हो गया, लेकिन विधेय क्या होते हैं कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, वो विधेय हो जाएगा। जैसे वही सेम एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पे राम खेलता है, तो यहाँ पे राम क्या था, उद्देश्य है, और खेलता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रेडिकेट बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल वही सेम, ऋतु खाना खाती है, ऋतु इसमें उद्देश्य है और खाना खाती है इसमें क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सैनिक उद्देश्य है, क्योंकि इस पूरे वाक्य में सैनिक के बारे में बात हो रही है, वो उसका उद्देश्य हो गया, और बाकी जो कुछ बचा है ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, यानी कि विधेय हो जाएगा। ठीक, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, दूसरा प्रेडिकेट यानी कि विधेय होता है। ठीक, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को समझना जरूरी था, तभी हम आगे बात को समझ पाते। तो यहाँ पे देखेंगे कि रचना के आधार पे वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है साधारण वाक्य, जिसे हम लोग सरल वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक, तो ये रचना के आधार पे एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, जो एक है साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब आके हम लोग डिटेल में इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जो है देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि साधारण वाक्य या सरल वाक्य क्या होते हैं, जो है इसे इंग्लिश ग्रामर में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य को। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, सरल वाक्य में या साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अभी हम लोगों ने जो पहले देखा कि एक सिंपल से वाक्य में कम से कम एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, तो साधारण वाक्य समझ लीजिए कि वही है कि उसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, इसमें एक ही क्रिया होती है जो कि मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, अगर कोई वाक्य कहेंगे, कोई काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसमें कोई ना कोई क्रिया होगी, और क्रिया वो क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं होते। अब उपवाक्य क्या होते हैं, इसको भी हम आगे आपको बताएंगे कि मतलब जैसे एक कोई सेंटेंस बोला जा रहा है, कोई शब्द वाक्य बोला जा रहा है, तो उस वाक्य का कोई ना कोई एक अर्थ होता है, उस अर्थ से संबंधित जब कोई दूसरा वाक्य उसमें जोड़ दिया जाता है तो उसको उपवाक्य बोलते हैं। आगे डिटेल में इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला उदाहरण है कि राम गेंद से खेलता है। ये एक साधारण या कह सकते हैं कि सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, इसमें एक उद्देश्य है और एक जो है विधेय है। इसके अलावा जो है इसमें, और खेलता है इसकी क्या हो गई, मुख्य क्रिया, एक ही क्रिया है, वो भी क्या है, मुख्य क्रिया है। तो ये एक प्रकार का किस प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य है। ठीक है, अगला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रावण के बारे में बात हो रही है, तो ये रावण इस वाक्य का क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और बाकी का जो बचा हुआ है वो विधेय हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य में एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो है एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और क्या होता है कि इसमें एक ही क्रिया होती है जो कि मुख्य क्रिया होती है, उपवाक्य इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे कि वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुँचती है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि साधारण वाक्य है तो छोटा ही वाक्य बनेगा। ठीक है, बड़ा भी बन सकता है, क्योंकि इसमें देखेंगे कोई भी उपवाक्य कहीं भी जुड़ा नहीं है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखेंगे कि तरुण कंप्यूटर चलाने में कुशल है। तरुण उद्देश्य हो गया, कंप्यूटर चलाने में कुशल है, ये इसका विधेय हो गया। इसमें कोई और उपवाक्य जुड़ा नहीं है। ठीक है, एक ही क्रिया है, वो भी मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है, इसलिए ये साधारण वाक्य है। ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे इसका उद्देश्य हो गया, मैदान में खेल रहे हैं इसका जो है विधेय हो गया। ठीक, और इसमें एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए ये कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे प्रकार का कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह क्या होते हैं, जब हमने आपको अव्यय पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि समुच्चय बोधक अव्यय,
जब हमने आपको अव्यय के प्रकार बताए थे तो उसमें बताया था कि कौन कौन से होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका जो है व्यय नहीं होता। ठीक है, यानी किसी भी रूप में उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो अव्यय होते हैं। जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः, ये सब शब्द अव्यय शब्द हैं और ये जो है जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वह वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आप इन वाक्यों को कहीं देखते, इन शब्दों को कहीं देखते हैं किसी वाक्य में, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये जो है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है। और संयुक्त वाक्य में जो क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जो है आपस में जुड़े होते हैं इनकी सहायता से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं तब बात समझ में आएगी। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि उसने मेरी बात मान ली। ठीक है, उसने मेरी बात मान ली और वह चला गया। ठीक है, इसमें देखिए दो वाक्य हैं। एक वाक्य तो यहाँ तक है कि उसने मेरी बात मान ली, एक वाक्य हो गया, और दूसरा हो गया कि वह चला गया। ठीक है, और बीच में एक आपको समुच्चय बोधक अव्यय या फिर कह लें योजक जो है शब्द लगा हुआ है और यही जो है दोनों उपवाक्यों को जोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के जो होते हैं संयुक्त नाम से ही पता चलता है संयुक्त वाक्य, यानी कि कोई चीज़ को जोड़ के बनाया गया। ठीक है, तो दो वाक्यों को जोड़कर बनाया गया जो वाक्य होते हैं उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं और जोड़े किससे जाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय की सहायता से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं अगला उदाहरण क्या है कि माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। ठीक है, माँ बाजार गई एक वाक्य हो गया, सब्जियां लेकर आई दूसरा वाक्य हो गया, और से जुड़ा हुआ है इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो, कॉफ़ी भी एक शब्द है, एक जो है मेन वाक्य है। ठीक है, ये इस पे आश्रित है या बोल सकते हैं कि इसी का जो है एक दूसरा वाक्य है, किससे जुड़ा है, या से। और या क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। हमने आपको बताया था किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः, ये सभी जब किसी जो है दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वो वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि राहुल बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया है, इसलिए। इसलिए क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है और यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य है, दोनों को जोड़ा गया है इसलिए संयुक्त वाक्य है। यानी संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे आगे हम आपको बताएंगे अभी, लेकिन अगर आपको ये सभी शब्द मिल जाते हैं तो आप देखते ही जान जाएंगे कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि मंगलवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दो वाक्य जुड़े गए हैं, मंगलवार तक हड़ताल है एक वाक्य, बाजार बंद रहेगा दूसरा वाक्य, अतः से जुड़ा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है कि श्याम परिश्रमी होता तो अवश्य सफल होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो से जुड़ा गया है दो वाक्यों को। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या है, संयुक्त वाक्य उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं कि संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल में मान लीजिए दे दिया गया है, ये क्वेश्चन आया है कि माँ बाजार गई और सब्जियाँ लेकर आई। किस प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे कि और लगा हुआ है, योजक यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है और इसकी सहायता से दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, और ये दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं पहचान के क्या क्या तरीके हैं। तो इसमें तीन बातें मुख्यतः ध्यान रखनी है हम लोग को कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य या स्वतंत्र वाक्य होते हैं। स्वतंत्र वाक्य का मतलब एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में पूर्ण अर्थ देते हैं। ठीक, उपवाक्य होते हुए भी उसमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। ठीक है, दोनों उपवाक्य जो हम लोग और से जोड़ रहे थे उसको अगर हम लोग दोनों देखें तो दोनों का अपना अपना अलग अलग अर्थ निकलता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित नहीं है। अभी आपको एग्जाम्पल आगे हम बताएंगे। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। ठीक है, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय से तो जुड़े होते हैं लेकिन दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से उन पर कोई आश्रय नहीं होता, अपने आप में वो अर्थ को पूर्ण व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जो होते हैं क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए तब आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पे देखते हैं कि उसने मेरी बात मान ली और वह चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मेरी बात मान ली एक वाक्य हो गया। यहाँ तक अगर आप और के बाद इधर ना पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उसने मेरी बात मान ली एक वाक्य है, अर्थ निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि ये सेंटेंस ना पढ़ें और तक वह चला गया तब भी अर्थ निकल रहा है। यानी कि ये जो दोनों सेंटेंस हैं, दोनों वाक्य हैं, ये जो है क्या है, अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है, इनका पूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है, ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं है और ये समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े गए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई।
वही सेम एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि माँ बाजार गई, एक उपवाक्य हो गया, ठीक है, या वाक्य हो गया जिसका पूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है। सब्जियां लेकर आई, इसका भी पूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है, यानी कि दोनों जो क्या है स्वतंत्र हैं, पूर्ण अर्थ दे रहे हैं और आश्रित नहीं है और से जुड़े हैं, ठीक है। मंगलवार को हड़ताल है, यहाँ तक अगर पढ़ेंगे तब भी वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल रहा है, ठीक है। बाजार बंद रहेगा, अगर यही इतना पढ़ेंगे बाजार बंद रहेगा तब भी जो है एक वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल रहा है, अतः से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य पहचानने की ट्रिक है, समझ लीजिए कि दोनों जो उपवाक्य जुड़े होंगे, चाहे 2 हों चाहे 3 हों, लेकिन सबका अपना अगर देखेंगे तो आपस में स्वतंत्र रहेंगे, पूर्ण अर्थ निकलेगा, एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे और समुच्चय बोधय अव्यक्त शब्दों का जो है इस्तेमाल रहेगा जोड़ने के लिए। आप जो है समुच्चय बोधय अव्यक्त शब्द कौन कौन से हैं इसको ध्यान देंगे तो आसानी से इसको पकड़ ले जाएंगे। अगला देखते हैं कि राहुल बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया। राहुल बीमार है एक वाक्य हो गया, स्कूल नहीं आया ये भी हो गया, दोनों का पूर्ण अर्थ निकल रहा है, नहीं दोनों स्वतंत्र हैं, इसलिए से जोड़ा गया है और इसलिए समुच्चय बोधय अव्यक्त है, इसलिए जो है ये संयुक्त वाक्य उदाहरण है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। ये समझने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्या है कि मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। हमने आपको बताया था, जैसे अभी आपने पिछला एग्जाम्पल देखा था कि माँ बाजार गई, ये मान लीजिए मुख्य वाक्य है, और सब्जियां लेकर आई तो ये दूसरा उस पर जो है क्या है उसका उपवाक्य है, लेकिन वहाँ पे दोनों अपने अर्थ को पूर्णतः व्यक्त कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार ये वाक्य एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या था कि आश्रित नहीं थे, दोनों स्वतंत्र थे, दोनों अपने आप को अर्थ जो है व्यक्त करते थे, लेकिन यहाँ पे एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होगा, ठीक है, उसका अर्थ स्वतंत्र नहीं होगा। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। ये उपवाक्य आपस में व्यधिकरण योजकों द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। व्यधिकरण योजक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था समुच्चय बोधय अव्यक्त का इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे व्यधिकरण योजकों का इस्तेमाल हो रहा है। और ये कौन कौन से होते हैं इनको आप लोग देख लीजिए। व्यधिकरण योजक कौन कौन से होते हैं, ये, जो, तो, जिसने, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, जैसे ही, वैसे ही, यद्यपि, यदि, ये सभी क्या हैं मेनली जो हैं व्यधिकरण योजक हैं। अगर ये किसी वाक्य में जो है इनकी सहायता से कोई उपवाक्य जोड़ा जाता है तो जो पूरा वाक्य बनता है उसको मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि जब दुर्घटना की खबर सुनी, ठीक है, जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जब और तब, तो ये क्या है, और इसमें अगर देखा जाए तो जब दुर्घटना की खबर सुनी, ठीक है, मुख्य वाक्य हो गया, मन दुखी हो गया, तब मन दुखी हो गया, ठीक, आश्रित है दूसरे पे, तो ये क्या है मिश्र वाक्य है। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए, जैसे ही इस्तेमाल हुआ है। और मेनली एक अगर आप ट्रिक कह सकते हैं कि अगर आपको पहचानना हुआ कि मेन वाक्य कौन सा, मेन उपवाक्य कौन सा है और आश्रित कौन सा है, तो जिसके साथ लगा होगा जैसे ही, या जिसके साथ आप कह सकते हैं कि इन सभी शब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा जिसे हम लोग व्यधिकरण योजक कहते हैं, उस उपवाक्य को जो है बोलेंगे आश्रित उपवाक्य, ठीक है, जिनके साथ इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा। जैसे शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है, ठीक है, तो की के बाद जितना होगा ये आश्रित है, ठीक है। 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है और इन सभी शब्दों की सहायता से यदि जोड़ा जाता है तो ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अंतर समझिएगा, संयुक्त और मिश्रित में यहीं पे कन्फ्यूजन होती है। संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं कि दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र होते हैं, दोनों का पूर्ण अर्थ होता है, वो आपस में उनको अगर अलग अलग भी कर दिया जाए तो वो पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनमें एक आश्रित होता है और एक मुख्य होता है, ठीक है। तो मुख्य क्या होता है, वो तो अर्थ व्यक्त करता है, लेकिन आश्रित जो है उसी मुख्य पर जो है आश्रित होता है अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। और इनको जोड़ने के लिए व्यधिकरण योजकों का प्रयोग किया जाता है। ये सब अगर व्यधिकरण योजक क्या हैं और अव्यय क्या है ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये अव्यय वाली वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखनी है कि अगर ये सभी चिन्ह मिलते हैं, ठीक है, तो मिश्रित वाक्य होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपसे कहना चाहेंगे कि आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए, इसको हम लोगों ने देख लिया। शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य करना है, यानी कि ये सभी शब्द दिखेंगे तो क्या हो जाएगा मिश्रित वाक्य हो जाएगा।
अब कुछ एग्जाम्पल और हमने लिया है कि उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं, ठीक है, जिसने शब्द का, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उस लड़के को बुलाओ, ये क्या है, मुख्य उपवाक्य है, और जिसने काले जूते पहने हैं ये क्या है, इस मुख्य वाक्य पे आश्रित है, ठीक है, ये आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये शब्द के बाद जितना उपवाक्य जोड़ा होगा वो आश्रित में आता है, ठीक है, आश्रित में आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगला है कि जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। जब, तो, ये सभी शब्द जो है जब मिल जाते हैं तो वो मिश्रित वाक्य बन जाता है। जैसे जब आंधी आई मुख्य वाक्य है, तो धूल उड़ने लगी ये आश्रित है इस उपवाक्य पे, ठीक है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है मिश्रित वाक्य में आते हैं। तो हम लोगों ने अब तक देखा मेनली कि जो है साधारण वाक्य क्या होते हैं, ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि जैसे ये दे दिया गया है, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा वाक्य, ये किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि वाक्य परिवर्तन, जैसे दिया गया है साधारण वाक्य से आपको बना देना है संयुक्त वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्य दिया है और कहेगा कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए, तब आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि वाक्य परिवर्तन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक तरफ लिखा है सरल वाक्य, दूसरी तरफ संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य में देखेंगे कि आप खाकर आराम करें, एक साधारण सा वाक्य है, ठीक है, जिसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। लेकिन संयुक्त वाक्य में देखेंगे क्या है, और शब्द से जोड़ दिया गया है, आप खाना खाएं और आराम करें, इसको संयुक्त बना दिया गया, ठीक है। इसको दो उपवाक्यों में जोड़ दिया गया और दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। सूर्य अस्त होने पर अंधकार छा गया, ठीक है, साधारण वाक्य है। अब इसमें लिखेंगे सूर्य अस्त हुआ और अंधकार छा गया, यानी कि जो है योजक चिन्हों का प्रयोग कर दिया गया, संयुक्त वाक्य बना दिया गया, ठीक है। या ऐसे जो है अव्यय शब्दों का प्रयोग जिनसे जो है आपस में दो सेंटेंसों को, दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो यहाँ लिखेंगे कि वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। इस प्रकार से सरल वाक्यों को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, संयुक्त वाक्य में। अगला देखेंगे कि बादल घिर कर भी ना बरसे, तो यहाँ लिखेंगे बादल घिरे परंतु वर्षा नहीं हुई, ठीक है। तो जब आपको एग्जाम्पल मिलेगा ऑप्शन में तो आप लोग इसको आसानी से कर जाएंगे, अगर आपको रूल पता होगा कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है और साधारण वाक्य में क्या होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि वह बाजार गया और उसने फल खरीदे, ठीक। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा, रोहन कक्षा में रहा पर नहीं पढ़ा, ठीक है। शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इन सभी शब्दों से दो उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है। रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया, अब यहाँ लिखेंगे रोहन बीमार था इसलिए वह घूमने नहीं गया। ये सभी शब्द जिसमें आएंगे वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे उसने न केवल निर्धन को लूटा अपितु उसकी हत्या भी कर दी, ठीक है। तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कठोर बनकर भी सहृदय रहो, ठीक है, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है, निर्धन है परंतु ईमानदार है, ठीक है। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग जहाँ पे आपको मिलेगा वो सभी शब्द क्या रहेंगे, जो है संयुक्त वाक्य रहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं वाक्य परिवर्तन संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में कैसे किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे कि वह अच्छा खेला किंतु हार गया, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे यद्यपि शब्द का प्रयोग करेंगे, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के प्रयोग से जब दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है जिसमें एक दूसरे पर आश्रित होता है तो मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब इसमें देखेंगे पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। जैसे वैसे शब्द किस में आते थे, मिश्रित वाक्य में आते थे। तो आप सेंटेंस को पढ़िएगा, अगर आपको शब्द याद रहेंगे तो आप पहचान जाएंगे कैसे संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है, ठीक। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई, जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। वह मेहनती है अतः, ठीक है, वह पराजय स्वीकार नहीं करता। वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता, ठीक है। जो शब्द किस में आता है, मिश्रित में आता है। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, ठीक है। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा, ठीक है। ये क्या शब्द हो जाएगा, की शब्द लगा, सॉरी की लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, की लगा के शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी, ठीक। सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी, ठीक है। शब्दों को केवल ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त वाक्य में कौन आ रहे हैं और मिश्रित वाक्य में कौन आ रहे हैं। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया,
ठीक है। ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। ठीक। परीक्षाएं समाप्त हुई और हम घूमने चले गए। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए। ठीक है, आगे 2 एग्जाम्पल और है, देख लेते हैं कि गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर फूलों की क्यारियां थीं। अब यहाँ देखेंगे गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थीं। ठीक है, शब्द को ध्यान दीजिएगा। टीबी कोर्स किया और स्वस्थ हो गया। ठीक है, टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था वह स्वस्थ हो गया। ठीक है, तो इन सभी शब्दों को मिलाकर जो है क्या किया जाता है कि संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको पहचानना हुआ तो इन सभी शब्दों को जो है अगर आप ध्यान देंगे तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे कि कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।